ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस क्या है, तो 3 पॉइंट्स में इसको हमने यहाँ पे क्लियर करा है। कह रहा है कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, यानी किसी भी दो बॉडीज के बीच, किसी भी दो मासेस के बीच, किसी भी दो बॉडी के मास के बीच जो लगने वाला फोर्स है पूरे यूनिवर्स में, चाहे जो बॉडी हो और बॉडी के बीच की दूरी चाहे जितना भी हो जाए, तो कह रहा है कि किसी भी दो बॉडीज के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम है ग्रेविटेशन। और अगर उस दो बॉडीज में से एक अगर हमारा अर्थ हो, जमीन हो जाए, और दूसरा बॉडी कुछ भी हो जाए, तो उस समय दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो डिफरेंस का ये है। और ग्रेविटी को हम लोग जब फोर्स की बात करते हैं तो ये ग्रेविटी फोर्स जो होता है जमीन के सरफेस या उससे कुछ ऊंचाई पर, जिसको नियर द सरफेस कहते हैं, बहुत ऊंचाई पर नहीं। अगर कोई बॉडी है, कोई मास है, तो अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ पे ये ग्रेविटी का हो गया और ये डेफिनेशन ग्रेविटेशन का हो गया। तो ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच, बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2, और दोनों के सेंटर ऑफ मास की दूरी अगर r अगर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 दोनों का मास का प्रोडक्ट है और r दोनों मासेस के बीच के सेंटर्स की दूरी है। जैसे एक मास ये, दूसरा मास ये है, तो सेंटर ऑफ मास ये हो गया, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस r अगर है, दोनों का मास m1 m2 है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला आता है। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिर्फ ग्रेविटी क्या होता है, कहता है कि अर्थ जब किसी भी चीज को उनके सरफेस में रखे, कोई भी बॉडी को अगर वो खींचता है तो अपने सेंटर की तरफ उसको वो अट्रैक्ट करता है। तो जब अर्थ किसी भी चीज पर फोर्स लगाता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहते हैं जब भी किसी बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है और उसके वजह से उस बॉडी के ऊपर में एक्सीलरेशन ए अगर उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू होता है इस बॉडी का मास जिस पर ये फोर्स लग रहा है और उस पर जो एक्सीलरेशन ये बना, तो मास इनटू एक्सीलरेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगा रहे हैं हम, उस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू यानी उसका मेजरमेंट होता है। तो अगर अर्थ किसी पे फोर्स लगा रहा है F और उस बॉडी पे यानी उस छोटे से बॉडी जिसका मास हमने m का, उसमें अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन वो अगर g है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया g का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स यानी अर्थ जो उस बॉडी पे लगा रहा है उस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा mg। तो दोनों का फॉर्मूला में अंतर है, ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग फॉर्मूला है और ग्रेविटी के लिए अलग लेके आया, तो ये सेकंड उसका डिफरेंस है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, कहता है किसी भी दो बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स जीरो कब होगा, तो बोला जाता है कि दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मासेस को इतनी दूर ले चले जाओ, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस, काफी दूर में ले चले जाओगे, उस समय दोनों बॉडीज के बीच जो लगने वाला फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो तब होता है जब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। अब रहा ग्रेविटी कहाँ पे जीरो होगा, तो कहता है कि ग्रेविटी जो है अर्थ के सेंटर में जब जाओगे तो वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज अगर अर्थ के सेंटर में चला जाए तो अर्थ उस चीज पर कोई फोर्स नहीं लगाता है, फोर्स वहां पे जीरो हो जाता है। तो 3 मेन डिफरेंसेस है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में। अब आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ जब किसी चीज पर फोर्स लगाता है, जैसे हमने कहा कि एक कोई मास है यहाँ पे और अर्थ इस पर फोर्स लगा रहा है अपने सेंटर की तरफ, अर्थ का ये सेंटर है, इस सेंटर को हम लोगों ने ये कलर दे दिया, ये अर्थ का सेंटर है, ये मास पूरे अर्थ का और इसका ये रेडियस है अर्थ का। अब कोई मास अगर इसके सरफेस में है तो ये अर्थ उस बॉडी को, उस मास को अपने सेंटर की तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो यहाँ न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके हिसाब से दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है यानी F, ये हो जाएगा G m1 m2, यहाँ m1 को स्मॉल m ले लेते हैं और m2 यहाँ अर्थ का मास ले लेते हैं कैपिटल M,
अपॉन दोनों के बीच का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर या सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ हमने रेडियस को मान लिया, रेडियस ही होगा तो रेडियस का स्क्वायर हो गया। लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटी है वो जो फोर्स लगाता है वो फोर्स हो जाता है mg। इसका मतलब है ये दोनों को अगर हम कहें कि दोनों एक ही चीज है तो यानी ये mg इक्वल टू हो जाएगा GM यानी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये स्मॉल m कैंसिल हो जाता है तो g इक्वल टू हो जाएगा GM अपॉन r स्क्वायर। इस रिजल्ट में जो हमारा एक वैल्यू आ रहा है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ पृथ्वी यानी जमीन का मास है, ये r स्क्वायर उसके रेडियस है। अब हमने जो यहाँ बॉडी रखा उस बॉडी का क्या मास है नहीं वो तो कैंसिल हो गया। अगर हमने कहा कि बहुत छोटा सा कोई चीज रखा और उसकी जगह बहुत जबरदस्त विशाल का, जैसे हमने ले लिया माउंटेन, ले लिया हिमालय, कुछ भी ले लिया जो जमीन के ऊपर है, तो कह रहा है इस छोटे से बॉडी पर जो अर्थ फोर्स लगा रहा है अपने सेंटर की तरफ, उससे जो एक्सीलरेशन होगा वो इतना होगा। और बहुत भारी भरकम चीज भी अगर है उस पर भी जो अर्थ फोर्स लगाएगा उसके कारण जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा वो भी इतना ही होगा। यानी एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए बॉडी, यानी अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन बनेगा वह जिस बॉडी पे लगेगा उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। यानी हर एक मास के लिए ये इक्वल होगा। एक रुई का एक छोटा सा अगर एक गोला ले लेते हैं और बहुत बड़ा भारी भरकम पत्थर ले लेते हैं तो दोनों पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम होगा, क्योंकि उस बॉडी का मास यहाँ नहीं आता है। अब इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए करते क्या, यहाँ पे g और मास के लिए हम लोग करते हैं किसी भी चीज का अगर हम मास निकालते हैं, मास, तो मास को बोलते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहाँ मास के लिए हमने m के लिए वॉल्यूम या अर्थ का वॉल्यूम, चूंकि अर्थ स्फेरिकल कंसीडर करते हैं ऑल्दो इट इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, यद्यपि ये बिल्कुल गोलाकार नहीं होता है। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं ये बिल्कुल कंप्लीटली गोलाकार नहीं होता है। कहीं कहता है कि नाशपाती के आकार का, कोई बोलता है कि सेब के आकार का है। तो अलग अलग अपना अपना एक कॉन्सेप्ट्स है ओवरऑल जो भी है, लेकिन हम लोग यहाँ मैथमेटिकल पर्पज से इसको हम लोग स्फेरिकल मानते हैं। तो इस स्फेयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब, और उसको डेंसिटी यानी रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मास हो गया डिवाइडेड अपॉन r स्क्वायर। ये r स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक r बच रहा है। तो अब g का वैल्यू अगर हम देखें फाइनली तो ये आ जा रहा है 4/3 पाई कैपिटल G, उसके बाद आता है r और रो नीचे जो है r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। इन सारे वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4/3 पाई का वैल्यू ले लेते हैं बच्चों 22/7 आता है। उसके बाद जी एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी है, स्मॉल जी होता है एक्सीलरेशन। तो कैपिटल जी का वैल्यू आता है 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद आ गया हमारा r, रेडियस ऑफ अर्थ, ये होता है 6.4 10⁻6 मीटर। और उसके बाद फाइनली आ गया डेंसिटी, डेंसिटी SI में होता है 5.5 इंटू 10⁻6 10⁻6 नहीं 3 होता है एक्चुअली। इसको हम लोग CGS से SI में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वैल्यू हो गया यहाँ पे हमारा 3, दिस इज 3। अब इस पूरे वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इन राउंड फिगर में, यानी एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं है और भी कुछ डिजिट्स आता है, तो हम लोग इसको राउंड फिगर ले लेते हैं और अप्रोक्सीमेटली उसको मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अर्थ के ऊपर में, यानी अर्थ जमीन किसी भी चीज पर अगर फोर्स लगाता है अपने सेंटर की तरफ, तो उस बॉडी पर जिस पर ये फोर्स लगाता है उसमें जो एक्सीलरेशन पैदा होगा वो एक्सीलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हुआ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। अब हमें देखना है कि ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस तो इतना हो गया। अगर हम सरफेस से ऊपर की तरफ चले, यानी अल्टीट्यूड ऊपर की तरफ आसमान की तरफ चलें, तो क्या जी का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा या ऊपर घटेगा या बढ़ेगा? तो इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेरिएशन ऑफ जी यानी स्मॉल जी, तो इसका वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं, यहां लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड।
यानी अल्टीट्यूड का, हाइट का, सरफेस ऑफ अर्थ से अगर ऊपर जा रहे हो तो उस पर ये जी का वैल्यू किस तरह से वैरी करता है। जैसे हमने यह कंसीडर करा, ये अर्थ है, उसका ये सेंटर है, ये उसका रेडियस आर है, और इस अर्थ का मास ले लिया स्मॉल कैपिटल है, और ये एक बॉडी है। मान लो कुछ देर पहले ये बॉडी, अभी इनिशियली वो बॉडी ऑन द सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ में है। तो उस बॉडी पर जब वो सरफेस पर है तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी लेते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी लेते हैं, तो हमने इस वैल्यू को जी ले लिया। क्या ले लिया? तो जी ले लिया। तो ये वैल्यू हमारा हो गया जी, और जी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। दूसरा है, अब इस बॉडी को हमने क्या करा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गए। कितना हाइट पे? तो हमने सरफेस से h हाइट पे लेके गए। तो अब वहां पे g का वैल्यू कुछ अलग होगा, तो हमने वहां पे उसका वैल्यू g डैश ले लिया। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ पे हमने g लिया, और एबव द सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ पे हमने g डैश लिया। एक सिंबल लेना है अलग से, तो हमने इसको g डैश मान लिया। तो अब इसका वैल्यू कितना होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर उस बॉडी के बीच, वो आर नहीं रहा, क्योंकि जब सरफेस के ऊपर था तो आर था, एच ऊंचाई पे चला गया, तो अब डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एच। तो ये हो गया आर प्लस एच होल स्क्वायर। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करा, तो ये आ गया जी डैश अपॉन जी। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो दोनों का जीएम जीएम कट जाएगा, तो या फिर आप दिखा दो, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि जीएम अपॉन जी डैश का वैल्यू है यहाँ पे आर प्लस एच होल स्क्वायर, और ये है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो जीएम जीएम तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये आर प्लस एच ये होल स्क्वायर आपको डिनोमिनेटर में रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, हम लोग कर लेते हैं इसको। तो ये जी डैश अपॉन जी है, उसके बाद है आर स्क्वायर। हम लोग कोशिश ये करते हैं इसको मैथमेटिकली बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना चाहते हैं, तो ये जो आर प्लस एच होल स्क्वायर है, यहाँ से हम आर को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में किसी भी टर्म को आप होल स्क्वायर या होल पावर से अगर बाहर कॉमन करोगे, तो जितना उसका होल पावर उस पावर के साथ बाहर कॉमन आएगा, यानी आर यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन आएगा। तो कंप्लीट आर हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस जिस जगह आप कॉमन ले रहे हो वहाँ अगर वो चीज़ नहीं हो प्रेजेंट, तो उस चीज़ से उसको डिवाइड करना। जैसे हमने आर कॉमन लिया बाहर इसके अंदर से, तो यहाँ एच के पास आर नहीं है, तो यहाँ पे h को हम r से डिवाइड कर देंगे, तो h अपॉन यहाँ पे r हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर, ये r स्क्वायर वंस अगेन फिर कैंसिल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को ऊपर कर लो, तो 1 प्लस एच अपॉन r, ये होल पावर -2 हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसको आप देखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे -2 है, -2 इंटू एच अपॉन आर होगा। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा -2 इंटू -2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड h अपॉन r होल स्क्वायर, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा अप टू इन्फिनिटी। चूंकि यहाँ नेगेटिव पावर अगर हो, नेगेटिव इंडेक्स हो बाइनोमियल थ्योरम में, तो ये एंड नहीं होता, इन्फिनिटी जाता है। अगर ये पॉजिटिव पावर में हो और इंटीग्रल पावर, तो वो एंड होता है। पॉजिटिव हो लेकिन फ्रैक्शनल हो तो वो भी एंड नहीं होगा, वो चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से। मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे, जो बच्चे मैथ्स के नहीं हो, बायो के हो, तो उनके लिए स्पेशली बाइनोमियल थ्योरम जान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। थोड़ा सा मैं उस फॉर्म को बता दूंगा अभी क्लास की इस लेक्चर के बाद, तो आप उसको देख लेना। तो इसमें होता क्या है, जब वैल्यू इन्फिनिटी तक जाता है, तो क्या हम वो सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे या कर पाएंगे? तो ये इम्पॉसिबल बात है, नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि हमें देखना है कि वैल्यू जो आगे बढ़ रहा है हर स्टेप में, जैसे फर्स्ट यहाँ एलिमेंट या वैल्यू हमारा 1 है, सेकंड -2 h अपॉन r है, सेकंड थर्ड में इस तरह से जा रहा है। देखो h अपॉन r का जो पावर है ना, इंडेक्स, वो बढ़ता जाता है।
और h अपॉन r का जो वैल्यू है वो डेसिमल में आएगा, यानी ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। कारण h का वैल्यू जो भी है वो r से बड़ा नहीं है, h का वैल्यू r से छोटा ही होगा। r क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब ये न्यूमरेटर अगर हमारा छोटा और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो तो उस समय ये वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाएगा ना, डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, लेस देन 1। अब लेस देन 1 डेसिमल वैल्यू को अगर आप पावर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो जितना पावर आप डालते जाओगे हर बार पावर इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इसका मतलब है हम लोग अप्रोक्सीमेशन में यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं इस वैल्यू को छोड़ दिया जाए। अब इस वैल्यू को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास ये वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ 1 और ये 2 ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ 2h अपॉन r। तो अब ये g डैश अपॉन g का वैल्यू इतना आया। अब सवाल ये है कि ये g डैश, ये जो वैल्यू आया 1 माइनस 2h अपॉन r, ये वैल्यू किस तरह का होगा? तो ये वैल्यू जो भी होगा वो लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि h अपॉन r जो भी होगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, क्योंकि h छोटा वैल्यू है, r बड़ा वैल्यू है। तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, डिवाइड करोगे डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू आएगा, बहुत छोटा वैल्यू आएगा। अब उस छोटे वैल्यू को में से 2 मल्टीप्लाई करके 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो कहा जाता है ये वैल्यू भी 1 से छोटा होगा। मतलब अगर मान लिया जाए कि ये वैल्यू इतना छोटा है कि माइनस 0.1 आ गया, मान लो ये वैल्यू, तो 1 में से 0.1 माइनस करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.9, यानी ये भी लेस देन 1 आता है, ये भी लेस देन 1 ही आएगा। तो अब ये वैल्यू लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आया हमारा लेस देन 1। अब इस रिलेशन को कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं, g डैश अपॉन g, तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो गया। अब इस g को इधर कर देते हैं, यानी g डैश लेस देन g हो गया। यानी ये रिलेशन बताता है कि जो ये g है जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये वैल्यू बड़ा है, ग्रेटर है किससे, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी h ऊंचाई पर जो g का वैल्यू हमने g डैश लिया उससे वैल्यू बड़ा है। यानी सरफेस पर g का वैल्यू बड़ा होता है, ऊपर की तरफ जाओगे तो g का वैल्यू घटेगा। ये होता है इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड। अब आता है हमारा इफेक्ट ऑफ डेप्थ, यानी डेप्थ का क्या असर पड़ता है। यानी जमीन में गड्ढा खोद के अगर आप नीचे जाओ तो g का वैल्यू यानी घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक डिजाइन रखा है, यहाँ पे अर्थ का ये पूरा, ये अर्थ का डिजाइन है और इस अर्थ का ये पूरा रेडियस हमारा r है, इसका मास m ले लिया और इसके सरफेस के ऊपर में एक छोटा सा मास है स्मॉल m। अब उस स्मॉल m चार्ज मास पर ये जो हमारा अर्थ है, उस अर्थ के कारण जो अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है और वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हो जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मास रख देते हैं, मास का वैल्यू हो जाएगा, अभी देखा 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस r है तो r क्यूब, उसके बाद हम लोगों ने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा एंड डिवाइडेड अपॉन, यहाँ हो गया r स्क्वायर। r स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर दो तो सिंपली वहाँ पे r बच गया। तो अब ये वैल्यू कितना रहा हमारा 4/3 पाई, उसके बाद g लगा दो, r लगा दो और उसके बाद रो, इतना वैल्यू आया। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग करते क्या है, हमने गड्ढा खोद करके नीचे चला गया, नीचे चला गया मतलब अब ये मास यहाँ नहीं है, हमने डी डेप्थ गहराई में जाकर कि ये मास को अब यहाँ रख रहे हैं, ये मास अब यहाँ आ गया। अब इस मास पर अर्थ का जो मास फोर्स लगाएगा, ये वाला मास लगाएगा, ये वाला मास अर्थ का इस पर फोर्स लगाएगा और इस मास को हमने कुछ देर के लिए मान लिया कितना, m डैश। तो अब g डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल G हो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, वो मास चेंज हो जाएगा। मास को हमने m डैश कहा और यहाँ पे मास और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ था। अब चूंकि यहाँ आ गया, कितना अंदर चला गया नीचे d, तो अब ये मास और अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो r माइनस डी होगा। ये जो डिस्टेंस होगा दैट वेरी डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस डी, चूंकि d डेप्थ अंदर चला गया है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा r माइनस डी होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, मास के लिए 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ रेडियस तो आ जाएगा r माइनस डी होल क्यूब
और चूंकि डेंसिटी चेंज नहीं करता है तो डेंसिटी वही रखते हैं, और नीचे r माइनस डी, ये होल स्क्वायर आएगा, ये होल स्क्वायर है, इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, एक फैक्टर वहाँ बच जाएगा। तो अब ये फाइनली जी डैश का वैल्यू आ गया बच्चों 4/3 पाई, उसके बाद जी रखते हैं और उसके बाद है हमारा r माइनस डी और उसका डेंसिटी रो। दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, अब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो अब ये g डैश अपॉन g करते हैं, तो g डैश में क्या है हमारा 4/3, उसके बाद पाई है 4/3 पाई, और उसके बाद कैपिटल G है r माइनस डी है इनटू रो, डिवाइडेड G का वैल्यू है 4/3 पाई कैपिटल G और कैपिटल R और रो। कैंसिल हो जाता है बहुत सब कैंसिल हो जाता है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, तो हम लोग यहाँ रो को कैंसिल कर रहे हैं, G कैंसिल, पाई कैंसिल, 4/3 कैंसिल, तो फाइनली वैल्यू कितना बचा हमारे पास, ऊपर में r माइनस डी एंड डिवाइडेड अपॉन r। तो इसको सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, r/r कर दो, माइनस डी अपॉन r कर दो, r/r यानी 1 माइनस डी अपॉन r। तो अब ये g डैश इक्वल टू हो जाएगा, या कुछ देर के लिए अभी इसको हम लोग इसी तरह से देख रहे हैं, g डैश इक्वल टू नहीं करके अभी इसको डिवाइड फॉर्म में ही रखते हैं। ये वैल्यू कितना आया 1 माइनस डी अपॉन r, तो d अपॉन r यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, d क्या कुछ डेप्थ नीचे गए हम, तो ऑब्वियसली जो उनका रेडियस है, रेडियस के बराबर तो डेप्थ में गए नहीं हम लोग, या उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, उससे कम ही होगा। रेडियस के बराबर अगर डेप्थ जाओगे तो सेंटर में पहुंच जाओगे, तो सेंटर में पहुंच जाओगे तो वहां तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां फोर्स काम ही नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो यहाँ d है वो r से छोटा है, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी 0 पॉइंट समथिंग है, 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू बच्चों लेस देन 1 होगा, जो भी वैल्यू होगा वो डेसिमल में आएगा, लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि g डैश, अब ये g अपॉन g है, ये लेस देन 1 हो गया। अब इस g को इधर अगर आप कर दो, g डैश यानी g इधर आ जाएगा, तो g इधर की तरफ 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ बता रहा है कि जो g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के ऊपर है, वो डेप्थ वाले जो g का वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे ये बड़ा है। तो पता ये चला कि जब भी हम अर्थ के सरफेस में होते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो ज्यादा होता है, और अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो g घटता है, और नीचे भी जाओगे अगर खोद करके तब भी g घटेगा, यानी g इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हुआ वेरिएशन ऑफ g, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अलग अलग वैल्यू। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए आप उस्मानी सर को दो आज्ञा, और आप हमारे साथ बने रहें, और आप हमारे साथ बने रहोगे तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर असाइनमेंट, बेहतर से बेहतर चीज़ मैं अपलोड करूंगा जो आपके लिए बहुत काम का होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप इट अप। इसको आप बनाए रखो, देखते रहो और हमें उत्साहित करते रहो।